नमस्कार। तो सबसे पहले इस फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे धातु। तो चलिए देख लेते हैं धातु में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो धातु में सबसे पहले हम धातु की इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, डिफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातु, डिफरेंट थ्योरी रिलेटेड टू धातु पोषण या धातु पोषण न्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धातु 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 की जो निरुक्ति होती है, धर्नात् देह धातु, अर्थात जो शरीर को धारण करता है एवं पोषण करता है उसे धातु कहते हैं। जो धातु की जो निरुक्ति होती है, धर्नात् देह धातु, मतलब जो शरीर को धारण करता है एवं पोषण करता है उसे धातु कहते हैं। इसकी जो व्युत्पत्ति होती है, धा धातु तुन प्रत्यय से बना होता है। धा धातु तुन प्रत्यय से, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। इसका जो परिभाषा होता है, धर्नात् धातु, जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं, या जो शरीर को धारण व पोषण करता है उसे धातु कहते हैं। ये जो संख्या इसकी होती है, टोटल 7 संख्या होती है। जो धातु हमारे शरीर में टोटल 7 होते हैं। रस, अश्रित, मांस, मेदो, अस्थि, मज्ज, शुक्रादि धातु सप्तदोष्य। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, ये 7 धातु होते हैं। जब ये बात आती है दोस्तों, देखो दोष से और दोष दोनों अलग अलग चीज होते हैं। दोष जो होते हैं, जो दूषित करता है उसे दोष बोलते हैं, और दूष से उसे बोलते हैं जो दूषित होता है। तो जो हमारे शरीर में होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु होते हैं। और जब ये पाद आदि दोषों से दूषित होते हैं तो इन्हें दुष्य कहते हैं। देखो जो ये धातु होते हैं हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। और जब ये बात, पित्त, कफ जो भी दोष हैं उससे जब दूषित हो जाते हैं तो इन्हें दुष्य बोलते हैं। अब पढ़ेंगे धातु निर्माण। धातु निर्माण जो होता है, रसाद रक्तम ततो मासम, मसान मेद स्ततो अस्ति च, स्तनो मजा तत् शुक्रम शुक्राद गर्भ पर जायते। जो देखो धातु का जो निर्माण होता है, सबसे पहले हम लोग कुछ भी खाते हैं उससे रस बनता है। तो रस से रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र बनता है, और ये फिर शुक्र का जो फर्दर जो प्रोसेस होने के बाद गर्भ बनता है। तो ये 7 धातु होते हैं रस से लेकर शुक्र तक। तो रक्त को हम लोग रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में ब्लड, मांस को मसल, मेद को फैट से, अस्थि को बोन से, मज्जा को बोन मैरो से, और शुक्र को स्पर्म या ओवम से। तो अब पढ़ेंगे उपधातु। जैसे धातु होते हैं वैसे ही उसका उपधातु भी होता है। देखो धातु होता है जो शरीर को धारण और पोषण दोनों करता है, लेकिन उपधातु सिर्फ शरीर को धारण करता है, इनका पोषण में इनका कोई रोल नहीं होता है। जो शरीर को सिर्फ धारण करे, पोषण नहीं, उसे उपधातु कहते हैं। तब हम जानेंगे धातु, तो जानेंगे कि हाँ 7 होता है, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु। तो आप जानेंगे उसके अपधातु, वैसे ही जैसे धातु होते हैं वैसे ही सबके उसका उपधातु होते हैं। तो वो जानेंगे। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है चरक संहिता में, जो लिखा हुआ, रसाद अस्तन्यम स्त्रिया, रक्तम अश्रिज कंड्रा शिरा, मसादवस त्वच सट च मेदस स्नायु संभवा। जो रस का, यहाँ पे रसाद अस्तन्यम स्त्रिया, मतलब जो रस का उपधातु होता है, अस्तन्यम, और स्त्री में अस्तन्यम और आर्तव होता है, ठीक है। अस्तन्यम बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क को, ठीक है, और आर्तव बोलते हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लड को बोलते हैं आर्तव। और फिर लिया हुआ है रक्तम आश्रित कंड्रा शिरा, जो रक्त का उपधातु होता है, कंड्रा होता है और शिरा होता है, ठीक है। कंड्रा मतलब टेंडन, शिरा मतलब वेसल्स, ठीक है। मॉडर्न में इसको क्या बोलते हैं, टेंडन और वेसल्स से रिलेट कर सकते हैं। जो मांस जो होता है, मसल का जो उपधातु होता है, वसा होता है स्किन। जो मेद का होता है वो स्नायु, लिगामेंट, ठीक है, ये होता है उसका उपधातु। अब जानेंगे मल। धातु पढ़ लिया, उपधातु पढ़ लिया, मल के बारे में जानते हैं। मल का जो एक श्लोक दिया हुआ है, कीटम अन्नस्य बिन्मूत्र रसस्य तु कपो अश्रिज, पीतम मसस्य खमलो मल स्वेदस्तु मेदस, स्यात् कीटम केशलोमा अस्तनो मज, स्नेह अक्षिवि त्रित्वचम, प्रसाद कीटे धातु नाम पकाद्यवम विच्छेद। मतलब जो जैसे, अब जाहिर सी बात है कि कुछ भी, जो भी चीज बनता है उसका मल तो बनता है। अगर हम लोग खाते भी हैं तो उस खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उसका मल पार्ट कुछ तो निकलता है। तो ऐसे ही जो इस सब का मल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे अन्न का जो हम लोग अन्न खाते हैं, अन्न का जो होता है मल भाग बनता है पुरुष और मूत्र। रस का जो मल होता है कफ होता है। रक्त का मल जो होता है पीत होता है। मांस का जो मल होता है खमल। खमल मतलब होता है कान या नाक के जो छिद्रों में मल पाया जाता है उसे खमल बोलते हैं। मेद का जो मल होता है स्वेद होता है। अस्थि का जो मल होता है केश और लोम। जो मजा जो होता है, मजा का मल होता है त्वचा का स्नेहांश भाग और नेत्र और पुरुष के स्नेहांश भाग में जो होता है वो मजा का मल होता है। अब जानेंगे धातुओं का पोषण।
देखो, अन्न के पाचन के बाद बने आहार रस से धातुओं का पोषण होता है। जो देखो, कुछ भी हम खाते हैं अन्न, ठीक है, अन्न खाने के बाद जो पाचक अग्नि हमारी काम करती है, उसे पचाकर जो रस बनाती है, उसी से धातु का पोषण होता है। देह के धारक रस आदि धातुएं अपनी अपनी धातु अग्नि द्वारा दो प्रकार के पाक को प्राप्त करते हैं। जो देह के अंदर जो रस आदि धातु जो होता है, अपनी अपनी धातु अग्नि द्वारा पाक होती है, ठीक है। उसके बाद दो प्रकार के प्राप्त, कीट भाग और प्रसाद भाग। जो जो प्रसाद भाग है, प्रसाद भाग से फर्दर आगे चीजें धातु बनती है, और जो कीट भाग है वो मल भाग होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अन्न रस में शरीर की धातुओं के निर्माण तथा पोषण के संबंध में मुख्य रूप से तीन मान्यताएं दी गई है, ठीक है। कौन कौन से? एक क्षीरथदी न्याय, केदारी कुलीय न्याय और खले कपोत न्याय। और एक और न्याय दिया, एक काल धातु पोषण पक्ष दिया हुआ है, जो भागवत जी ने दिया हुआ है। तो ये तीनों न्याय के अलावा एक और भी है जो भागवत जी ने दिया हुआ है, भागवत जी ने। अब सबसे पहले तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। क्षीरथदी न्याय, केदारी कुलीय न्याय, खले कपोत न्याय, ठीक है। तो सबसे पहले क्षीरथदी न्याय शुरू करते हैं। इस मत के अनुसार जिस प्रकार संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार अन्न रस धातु में रस धातु रक्त धातु में, रक्त धातु मांस धातु में, मांस धातु मेद धातु में, मेद धातु अस्थि धातु में, अस्थि धातु मज्जा धातु में तथा मज्जा धातु शुक्र धातु में संपूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाती है। ये इस न्याय के अनुसार ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार, जैसे कि हम दूध को दही जमाते हैं, ठीक है, तो जितना भी दूध होता है दही में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह मतलब रस, जब रस होता है, रस बनता है, तो रस से संपूर्ण जितना भी रस होता है रक्त में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर रक्त जो होता है मांस में, ऐसे फर्दर करते 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 हमारे शुक्र धातु तक ये क्रिया चलती रहती है। इस पक्ष को क्षीरदधी के उदाहरण से समझाया गया है। जिस प्रकार समस्त दूध दही में परिणत होता है, अतः इसे क्षीरदधी न्याय कहते हैं, ठीक है। इस न्याय को हम लोग क्षीरदधी न्याय कहते हैं। पूर्व धातु से उत्तर धातु के निर्माण का क्रम चलता है। पूर्व धातु रस से उत्तर धातु रक्त का निर्माण होता है तथा इस क्रम में शुक्र धातु निर्माण क्रम चलता रहता है, अतः इसे कर्म परिमार पक्ष कहते हैं। देखो जो पूर्व धातु होता है ना, पूर्व धातु से उत्तर धातु बनते रहता है। जैसे रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि। तो ये कह रहा है पूर्व धातु से उत्तर धातु का ये क्रम चलते रहता है, इसलिए इसे कर्म परिमार पक्ष भी कहते हैं। तो क्षीरदधी न्याय का एक और भी नाम हो गया कर्म परिमार पक्ष। तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी है, पूर्व धातु से उत्तर धातु में सर्वात्म परिणत होते हैं। इसलिए देखो, कहने का मतलब है जो पूर्व धातु है ना, पूर्व धातु से उत्तर धातु की तरफ ये हमेशा बनते रहता है। जैसे रक्त रस से रक्त, रक्त से मांस, ये क्रिया हमेशा चलते रहती है, इसलिए इसे सर्वात्म परिणाम पक्ष भी कहते हैं। तो क्षीरदधी न्याय का तीन नाम हो गया, क्षीरदधी न्याय, कर्म परिणाम पक्ष एंड सर्वात्म परिणाम पक्ष। तो ये तीनों में कोई सी नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इस मान्यता के अनुसार पाचन हो जाने पर प्रत्येक धातु के परिणाम होते हैं, प्रसाद भाग तथा दूसरा होता है मल भाग। प्रसाद भाग से फिर फर्दर स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में विभाजित होती है। स्थूल के प्रसाद अंश से उस धातु का निर्माण होता है तथा पोषण होता है, तथा सूक्ष्म प्रसाद अंश से उप धातु का निर्माण एवं पोषण होता है। इसी प्रसाद अंश में निहित उत्तर धातु के संदर्भ में अस से उत्तर धातु का निर्माण होता है। पाक क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रसाद भाग से के अतिरिक्त की उत्पत्ति भी संभाविक रूप से अवश्य ही होती है, अतः यह भी पाक क्रिया का आवश्यक परिणाम चरक संहिता में इस क्रिया का वर्णन करते हुए कहा गया है। देह के धारक रस आदि सब धातु अपनी अपनी धातु अग्नि दो प्रकार से पाक होती है। जो देह अपने शरीर के अंदर जो रस धातु होती है, अपनी अपनी धातु अग्नियों द्वारा पाक हो करके दो चीज बनाती है, एक कीट भाग, दूसरा प्रसाद भाग। प्रसाद तथा कीट के परस्पर स्तंभक एक दूसरे पर आश्रित होने से धातु समता की परंपरा बनी रहती है। जो प्रसाद और कीट भाग होती है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो इसलिए धातु की क्षमता परंपरा बनी रहती है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे क्षीरदधी न्याय अनुसार धातु का निर्माण कैसे होता है। देखो, मान लीजिए सबसे पहले हम मान लो खाना खा लिए। खाना खाने के बाद जो आहार जो होता है, जब हम लोगों ने जो आहार लिया उसको पाचक अग्नि द्वारा पाचन करके अनरस बनता है, ठीक है। तो दो भाग बनता है ना कोई भी चीज, प्रसाद भाग, कीट भाग। तो खाना खाया, पाचक अग्नि द्वारा अनरस बना, अनरस जो होता है प्रसाद भाग हो गया, और जो कीट भाग बना उसमें पुरुष और मूत्र जो हमारे शरीर से बाहर निकल गया, ठीक है। फिर अनरस को फर्दर हम लोग क्या रसाग्नि द्वारा पाक करके उसका प्रसाद अंश बनता है तुम्हारा, प्रसाद अंश और कीट भाग। जो कीट होता है कफ, जो मल जो शरीर से बाहर हो गया, ठीक है। और जो प्रसाद अंश से फिर फर्दर स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। जो स्थूल भाग से
रस धातु का निर्माण हो गया। अन्न रस को रसाग्नि द्वारा पाक होने के बाद प्रसाद अंश से स्थूल भाग में रस धातु का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो सूक्ष्म भाग होता है, यहाँ पे दो चीज होता है, फिर उप धातु का निर्माण होता है और जो आगे जो धातु बनने वाली होती है उसकी सधर्मी अंश होता है। ठीक है, तो इसका जो उप धातु बनता है रस का आर्तवस्थान्य, और जो इसका रक्त सधर्मी अंश को फिर रक्त सधर्मी अंश जो होगा उसको रक्ताग्नि द्वारा, ठीक है, रक्त अग्नि द्वारा उसका पाचन होगा। ठीक है, फिर रक्त अग्नि का जो प्रसाद अंश फिर होगा एक कीट होगा। कीट जो होता है इसका पीत होता है रक्त का, तो पीत जो होता है बाहर निकलेगा, और जो प्रसाद अंश में फिर स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। देखो जो स्थूल भाग है फर्दर रक्त धातु का निर्माण करेगा, और जो सूक्ष्म भाग है फिर उसका उप धातु और मांस सधर्मी अंश बनाएगा। जो उप धातु बनेगा इसका कंट्रासिर है, और मांस सधर्मी अंश को मांस अग्नि द्वारा, ऐसे ऐसे ये क्रिया चलते रहेगा, और ये अंत तक आपको क्या बोलते हैं शुक्र भाग तक ये चलते रहेगा जब तक ये शुक्र ना बनेगा। ठीक है, उपरोक्त कर्म से पूर्व धातु के बढ़ने से उत्तर धातु में भी वृद्धि होती है, तथा पूर्व धातु के क्षय से उत्तर धातु भी क्षीण होती है। अब जाहिर सी बात है, रस से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है, मांस से मेद बन रहा है, तो मतलब पूर्व धातु से उत्तर धातु की निर्माण हो रही है। तो अगर पूर्व धातु कम ज्यादा, पूर्व धातु ज्यादा है तो ज्यादा उत्तर धातु भी ज्यादा होंगे, मतलब अगर रस ज्यादा है तो रक्त भी ज्यादा बनेगा। अगर दूसरा ये कह रहा है अगर उत्तर धातु अगर छीड़ हो रही है तो पूर्व धातु अगर छीड़ हो रही है तो उत्तर धातु भी छीड़ होगा। तो अगर रस से रक्त बन रहा है, तो अगर रक्त बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रस भी बढ़ेगा, अगर रक्त कम होगा तो रस भी कम होगा। प्रत्येक पूर्व धातु अति वृद्धि को प्राप्त कर अपने समीपवर्ती उत्तर धातु को भी बढ़ा देती है। ठीक है, अगर प्रत्येक पूर्व धातु अगर ज्यादा वृद्धि करती है तो उत्तर धातु को भी बढ़ाती है। इसलिए अत्यंत बढ़ी हुई धातुओं का ह्रास करना हितकर है, तथा क्षीण धातुओं की वृद्धि करना हितकर है। अगर देखो, अगर कोई भी धातु बढ़ी है चाहे घटी है, दोनों में हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए उसको सम करने के लिए जो अगर बढ़ी हुई धातु है पूर्व धातु, उसको कम करना होगा, और जो कम है उसको बढ़ाना होगा। चरक संहिता की टीका करते हुए कर्म परिमाण पक्ष के संबंध में चक्रपाणी दत्त ने कहा है कि यदि हम इस मान्यता को स्वीकार कर ले कि प्रत्येक पूर्व धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिणत हो जाती है, तथा यह मानना पड़ेगा कि 3-4 दिवस के अन्वेषण के पश्चात शरीर में रस धातु के अभाव से रक्त धातु का भी अभाव हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर रस से रक्त बनने में ये बताना चाहते हैं कि लगभग 2-3 दिन लगता है, तो अगर रस धातु कम बढ़ रहा है तो रक्त धातु का भी अभाव हो जाएगा। इसी प्रकार एक मास अन्न सेवन न करने से शरीर में केवल शुक्र धातु ही रह जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता, अतः यह पक्ष असिद्ध है। जैसे कहते हैं कि अब आयुर्वेद जैसे मानता है कि अगर रस से लेके अगर शुक्र धातु बनने की प्रक्रिया कम से कम वो 1 मास की होती है, मतलब 1 मंथ की होती है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आज हम खाना खा लिए, तो अगर आज खाना तो शुक्र धातु हमारा 1 मंथ में बाद में बनेगा। तो अगर इस प्रकार 1 मास अन्न सेवन, अगर 1 मास के बीच में अगर कोई खाना ना खाए तो फिर शुक्र धातु तो बन ही जाएगा। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होता है, हमेशा हम लोग का अनरस लेना ही पड़ता है। केदारी कुल्य न्याय, अब दूसरा जो न्याय होता है केदारी कुल्य न्याय, वो पढ़ेंगे। जिस प्रकार एक बगीचे को सींचने के लिए नालियां बनाई जाती है, जो केदारी निकट होती है कुल्य का जल वहां पहले पहुंचता है, इसी प्रकार अन्य रस से रस धातु का निर्माण होता है, तथा अन्य रस से ही रक्ताशय में पहुंच रक्त सधर्मी अंश से रक्त धातु का निर्माण, मांस आशय में पहुंचकर मांस सधर्मी अंश से मांस धातु का निर्माण, मेद के आशय में मेद सधर्मी अंश से मेद धातु का निर्माण, अस्ताशय में पहुंच अस्थि सधर्मी अंश से अस्थि धातु का निर्माण, मजाशय में पहुंच मजा सधर्मी अंश से मजा धातु का निर्माण, तथा शुक्राशय में पहुंच शुक्र सधर्मी अंश से शुक्र धातु का निर्माण होता है। देखो, अगर आप भी कभी खेती किए होंगे या जो भी है देखे होंगे कि कुछ नालियां बना होता है खेत, जो खेत होता है जो सिंचाई जहाँ किसान जो खेती करते हैं उसमें कुछ नालियां बनी होती है पानी को फ्लो करने के लिए। अब एक ही बार तो पानी बीच में नहीं डाल देते हैं कि हर जगह चल जाता है, तो एक जगह पानी रखते हैं और वो नालियों द्वारा पूरे खेत में जाते हैं या बगीचे में जाते हैं। तो उसी को देखकर एक केदारी कुल्य न्याय बनाया गया है कि जिस प्रकार एक बगीचे को सींचने के लिए नालियां बनाई जाती है, ठीक है, और जो नाली सबसे, अगर एक नाली यहाँ पानी छोड़ दिया, ठीक है, पहले प्रथम नाली में, तो जो नाली सबसे नजदीक होगा उसमें पानी जाएगा पहले। ऐसा थोड़ी होगा कि प्रथम नाली में डाले तो पूरे अंतिम में सबसे पहले चल जाएगा, नहीं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे नाली इधर फुल होते होते आगे आगे बढ़ते जाएगा पानी। तो उसी प्रकार जो कह रहा है, जो इसी प्रकार अन्य रस से रस धातु का निर्माण होता है। जैसे अन्न रस जो होता है पाचन होने के बाद रस धातु का निर्माण होता है, तथा अन्न रस जब बन जाता है तो सब अपने अपने नालियों में, मतलब रक्ताशय में, मसाशय में,
अस्ताशय में, ये सब अलग अलग जो भी आशय होते हैं धातु के, उसमें पहुंच के वो उस धातु का निर्माण करता है। इस प्रकार सार भाग मतलब अन्य सातों धातु को अग्नियोग से कर्मानुसार पाक होकर उन धातु को परिणत हो जाता है। अब केदारी कुलीय न्याय अनुसार धातु निर्माण तरीका देखते हैं। ठीक है, देखो आहार खाया, आहार को पाचक अग्नि द्वारा पाचक होकर प्रसाद भाग बना और कीट भाग बना। ठीक है, प्रसाद से जो अंडरस निकला उसका अब कीट भाग पूरी मूत्र जो शरीर से बाहर निकल गया। ठीक है, जो प्रसाद से जो अंडरस बना, अब अंडरस सारा जितना भी अंश होते हैं, जितना भी मतलब नालियां समझो था, रक्त रसधर्मी अंश, रक्तधर्मी अंश, मांसधर्मी अंश, मेदधर्मी अंश, अस्थिधर्मी अंश, मयधर्मी अंश, शुक्रधर्मी अंश। मान लो ये एक बगीचे का नाली है, जो 7-8 जो भी ये नाली दिख रही है नालियां है। ठीक है, सबसे पहले रसधर्मी अंश का नाली होता है, फिर रक्त, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अनरस गया रसधर्मी अंश में गया, रसधर्मी अंश में गया, पहुंचने के बाद वहां पे उसका रसाग्नि द्वारा फिर प्रसाद भाग बना और कीट भाग बना। ठीक है, और प्रसाद भाग जो रस धातु का निर्माण करा दिया, फिर उप धातु का निर्माण करा दिया, फिर कीट जो होता है निकल गया। ठीक है, वैसे ही फिर वो अनरस पहुंचा रक्तधर्मी अंश में, फिर वहां पे रक्ताग्नि का जो पाचन हुआ, वहां से प्रसाद भाग से रक्त धातु का बन गया, फिर ऐसे ही करके मांसधर्मी अंश में पहुंचा, मेदधर्मी अंश में, ऐसे करते करते शुक्र सधर्मी अंश तक पहुंचा। ठीक है, अनरस, और वहां पे सब उसकी जो भी सधर्मी अंश जो इसका भी होगा उसका अग्नि पाचन करके वो चीजें बनाती जा रही है। ठीक है, तो इससे धातु का निर्माण हो रहा है और उपधातु का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक चीज बात ध्यान देने वाली है कि जो क्या बोलते हैं अस्थि धातु, अस्थि सधर्मी अंश, माजा सधर्मी अंश और शुक्र सधर्मी अंश। ठीक है, इस तीनों का कोई उपधातु नहीं होता। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि एक ही दिन और रात में रस धातु से शुक्र धातु का निर्माण हो जाता है। जो कुछ विद्वान हैं उनका मानना यह है कि मात्र रस से रक्त धातु बनने में, रस से शुक्र धातु बनने में मात्र 24 घंटा मतलब एक दिन ही लगता है, तथा कुछ की मान्यता यह है कि निर्माण 6 दिन में पूर्ण होता है। कुछ ये कहते हैं कि ये टोटल 6 दिन में होता है। कुछ का मत है कि अन्न का यथार्थ परिपाक होकर 1 मास में शुक्र बनता है। कुछ ये कहते हैं कि इस तो पूरा अच्छे तरह से परिपाक होकर अन्न से अगर शुक्र धातु बनने की प्रक्रिया में कम से कम 1 मंथ लग जाता है। इस प्रकार आहार रस क्रमानुसार निरंतर अन्य धातुओं में चक्रवत परिणत होता रहता है। अब तीसरा धातु पढ़ेंगे खले कपोत न्याय। देखो कपोत जो खले बोलते हैं, खले मतलब होता है खलियान और कपोत मतलब होता है कबूतर। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझो कि एक खेत और कबूतर, खलियान और कबूतर से कोरिलेट किया गया कि जिस प्रकार खलियान में दाना चुगने के पश्चात कपोत वापिस अपने अपने घर जाते हैं। कह रहा है जिस प्रकार खलियान में मतलब खेत में अगर दाना चुगने के बाद कबूतर अपने अपने वापस घर जाते हैं, कपोत का घर जितनी अधिक दूरी होगा उसका वहां पहुंचने के लिए उतना अधिक समय लगेगा। इस प्रकार अनरस से धातु का पोषण तथा निर्माण होता रहता है, परंतु प्रत्येक धातु पोषण तथा निर्माण का मार्ग अलग अलग होता है, पृथक पृथक होता है, मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि प्रत्येक कपोत अपने घर को लौटने का मार्ग पृथक पृथक होता है। जो धातु जितनी दूर होगी अर्थात जिसका स्रोत जितना अधिक लंबा होगा उस तक निर्माण तथा पोषण सामग्री पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगेगा तथा स्रोत मार्ग में सूक्ष्म और सूक्ष्म होता चला जाएगा। देखो जो खले कपोत न्याय का कहना है कि जैसे खलियान होगा, ठीक है, खलियान में बहुत सारे कबूतर आए दाना चुगने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जिसका अगर मान लो कि जिसका उस कबूतर जिसका घर नजदीक होगा, जिसका घोंसला नजदीक होगा, वो कबूतर जल्दी दाना चुग कर चल जाएगा। जिसका दूर होगा उसको जाने में टाइम लगेगा कि नहीं, तो वो अपना दाना चुग के जाने में उसको काफी लेट जाएगा, इसलिए वो देर से पहुंचेगा। तो उसी प्रकार जो होता है इनको उसी से रिलेट किया गया है कि जैसे ठीक उसी प्रकार जो अनरस होता है, ठीक है, जो सधर्मी अंश जो होता है जो सबसे नजदीक होगा अनरस को तो वो सबसे पहले बनेगा। तो वही करे इस प्रकार अनरस से धातु पोषण तथा निर्माण होता रहता है, परंतु प्रत्येक धातु पोषण तथा निर्माण का मार्ग अलग अलग होता है। जैसे कि तो ठीक है, तो जो धातु जितनी दूर रही होगा, ठीक है, उसका निर्माण उतना ही लेट से होगा। यानी जिसका स्रोतस जो बोलते हैं जिसका जितना लंबा होगा, ठीक है, उसका उतना ही नजदीक, जिसका कम होगा उसका जल्दी निर्माण होगा, जिसका ज्यादा होगा उसको लेट से निर्माण होगा। ठीक है, अतएव अनरस में उपस्थित रस सधर्मी अंश पर रस धातु अग्नि की क्रिया से उत्पन्न प्रसाद अंश रस धातु तथा उपधातु का निर्माण एवं पोषण और कीटन से कप की उत्पत्ति होती है। सेम वही प्रक्रिया है। बाकी रस सधर्मी अंश पे रस धातु अग्नि की क्रिया चलती है, फिर उसको पचाकर उसका प्रसाद अंश से रस धातु का और उपधातु का निर्माण होता है। ठीक है, और उसका जो
कीट भाग वहां से निकलता है। वैसे ही रक्त धातु का रक्त धातु अग्नि की क्रिया चलती है, फिर उसका प्रसादन से रक्त धातु का निर्माण होता है और उपधातु का निर्माण होता है, फिर कीट का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ही करके पूरा इसका धातु बनता है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, रस रक्त रस के विभिन्न धातु से धर्मी है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर से बन रहा है, रस से लेकर नीचे शुक्र अग्नि। अब शुक्र अग्नि जो होता है, शुक्र धातु होता है, सबसे नीचे है, मतलब सबसे दूरी पे है, तो इसलिए उसको सबसे मतलब लेट बनता है शुक्र धातु। इसलिए क्रम जो चीज सबसे मतलब जो सबसे नजदीक होता है पहले बनता है, जो सबसे दूर होता है वो लेट से बनता है। तो रसाग्नि द्वारा पाक होता है रस, फिर रस धातु तथा आर्तव एवं नस्तन उप धातु बनाती है। ठीक है, और इसका मल वो जो होता है कीट भाग होता है, मल बन गया। ठीक है, फिर रक्त अग्नि द्वारा पाक होकर रक्त धातु तथा कंडरा सीधा उपधातु बना दिया, और फिर इसका जो मल भाग है वो पित्त बना दिया। वैसे ही इसका मसाग्नि द्वारा पाक होकर मांस धातु का और त्वचा और वसा बन गया इसका उपधातु, और फिर इसका मल। ऐसे ही करते करते पूरा शुक्र धातु तक बन गया। ये वही चीजें दिया हुआ। अब एक लास्ट जो बचा हुआ था, एक काल धातु पोषण पक्ष। ठीक है, 3 न्याय पढ़ लिया, कौन कौन? केदारी कुल्या पढ़ लिया, खलेत को पढ़ लिया, और क्षीरदादी न्याय, केदारी कुल्या और खले कपोत न्याय। अब एक और है एक काल धातु पोषण पक्ष, जो भागवत जी ने दिया था। ठीक है, भागवत संहिता के टीकाकार अरुण दत्त उपरोक्त तीनों धातु पोषण तथा उत्पत्तियों की मान्यताओं को ठीक नहीं समझते हैं। ठीक है, उनका कथन है कि संहिताओं ग्रंथों के अनुसार बयान आयु रस को एक साथ ही समस्त शरीर में विक्षेपित करता है, अतः अन रस के उत्पन्न रस धातु एक ही समय में शरीर में समस्त स्रोतों में प्रवेश कर सब धातु निर्माण एवं पोषण ग्रहण करता है। देखो, तो भागवत संहिता का जो टीकाकार है ना, अरुण दत्त का कहना यह है कि जो भी होता है, ये जो भी रस धातु जो भी हमारे शरीर में अनरस बनता है, ठीक है, उसको बयान वायु द्वारा एक ही साथ पूरे शरीर में ले। देखो, बयान वायु का काम होता है कि जो भी हमारे शरीर में रस बनता है, उसको कहीं भी रस जो होगा ना, उसको अनरस जो भी बनेगा उसको पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, तो जो अरुंधत जी ने बोल रहे हैं कि जितने जो भी रस बनता है बयान वायु द्वारा एक ही साथ पूरे शरीर में ले जाया जाता है, वहां से जो भी धातु बनना होता है, आपका अपना अपना अग्नि काम करके एक ही साथ सारी धातु का निर्माण होता है। और हालांकि ये बात लगभग सही है, क्योंकि मॉडर्न भी इसी बात को मानता है कि जितना भी धातु बनते हैं एक ही साथ बनता है। आहार रस एक ही समय में सातु धातुओं में प्रवेश कर रस रक्त आदि 7 धातुओं को पालन पोषण तथा निर्माण करता है। जो अनरस होता है बयान वायु द्वारा एक ही साथ 7 धातुओं में प्रवेश करता है, और वहां पे उसकी पाचन होती है, पालन पोषण होती है, और उस धातु का निर्माण होता है। वास्तव में श्री अरुण दत्त ने सुश्रुताचार्य के कथन को ही पुष्टि की है। बयान वायु के द्वारा प्रेरित होकर रस सब धातु का पोषण करता है। अरुण दत्त प्रतिपादित एकाकाल धातु पोषण एक काल धातु पोषण पक्ष यथार्थ के अत्यंत निकट है। आहार के पाचन के पश्चात देह उपयोगी अंश अवशोषित हो प्लाज्मा रस धातु, यानी प्लाज्मा को ही रस धातु बोला गया है, में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, रस धातु इन पोषक द्रव्यों को एक साथ ही शरीर को समस्त टिश्यू में पहुंचाता रहता है। इन पोषक द्रव्यों से एक साथ शरीर की कोशिकाएं अपनी क्षय को पूर्ति, नवीन कोशिकाओं का निर्माण तथा अपने कर्मों का संपादन करती है। इनका ये कहना है कि जो रस होता है बयान वायु द्वारा एक साथ पूरा टिश्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, कोशिकाएं तक पहुंच जाती है। ठीक है, वहां से जो भी जिसको भी जो जरूरत होती है अपनी कमी की, वहां से पूरा करता है। जो धातु को बनना होता है वहां से बन जाता है एक साथ ही। तो बस यही पढ़ना था, धातु में यही सब चीजें पढ़नी थी कि धातु का निर्माण कैसा होता है ये सब, और 3 जो होता है 3 न्याय के द्वारा समझना था कि कौन कौन न्याय। एक पहला था अपना क्षीरसादी न्याय, फिर केदारी कुल्या न्याय, और फिर कपोत न्याय। तो बस यही इस चैप्टर में बस इतना ही दिया हुआ है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम रस धातु से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।